हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रवि गंथोलिया और आज हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। पर पढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। नाम से समझेंगे तो सबसे पहले एक अरेंजमेंट है, हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक अरेंजमेंट है 4 रेजिस्टेंसेस का, 4 रेजिस्टेंसेस का एक अरेंजमेंट है जिसके कारण हम क्या करते हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करते हैं जिसमें 3 रेजिस्टेंस नोन होते हैं, एक रेजिस्टेंस अननोन होता है और अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। ये सिर्फ एक अरेंजमेंट है 4 रेजिस्टेंसेस का। इस अरेंजमेंट को सबसे पहले बताया था सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने, बट बाद में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया चार्ल्स व्हीटस्टोन ने, जिससे इसका नाम व्हीटस्टोन ब्रिज पड़ गया। ठीक, तो फिर से सारा समझते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस व्हेन ब्रिजेस बैलेंस द रेशियो ऑफ 2 रेजिस्टेंस आर इक्वल। बैलेंस का मतलब ये है कि दोनों आर्म्स के अंदर, दोनों लूप्स के अंदर पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, बैलेंस कंडीशन बोलते हैं। ठीक, तो इसका एक प्रिंसिपल है, इससे पहले हमने लास्ट में पढ़ा था किरचॉफ्स लॉ के बारे में। हम लोग जानते हैं किरचॉफ्स ने 2 लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ में उसने बताया था कि किसी भी जंक्शन पर जितना भी करंट पहुंचता है उस जंक्शन को उतना ही करंट लीव भी करता है, मतलब टोटल करंट एंटरिंग एट अ जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग दैट जंक्शन। और दूसरा लूप रूल बताया था, उसने बताया था कि एक लूप के अंदर करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई हमेशा इक्वल टू होता है 0 या उसके ईएमएफ के, उस बैटरी के ईएमएफ के बराबर उसका ईएमएफ होता है, करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीपल होता है। तो इन दोनों ही बात को ध्यान में रखते हुए हम इसकी प्रूविंग करेंगे। ठीक, तो हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन क्या है, इस ब्रिज के अंदर हम लोगों ने 4 रेजिस्टेंस लगाए, 4 रेजिस्टेंस हमारे, जिसको हमने नाम दे दिया P, Q, R और S। साथ में हमने इसके अंदर लगाया हुआ है एक बैटरी, एक लगाया हुआ है हमने इसके अंदर की, और साथ में लगा हुआ है एक गैल्वेनोमीटर जो कि इस ब्रिज को बैलेंस करेगा। एक नल पॉइंट कैलकुलेट करके लाएगा, नल पॉइंट फाइंड करेगा, जिससे दोनों लूप्स बैलेंस कंडीशन में आ जाएंगे, दोनों लूप्स का नेट पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो हमको प्रूफ क्या करना है इसमें कि जैसा कि स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था कि इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस व्हेन ब्रिजेस बैलेंस द रेशियो ऑफ 2 रेजिस्टेंसेस आर इक्वल। तो रेशियो ऑफ 2 रेजिस्टेंसेस आर इक्वल मतलब P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ठीक, या ये बोल सकते हैं P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S, एक ही बात है। इसको और करके लिख देता हूं मैं आपके लिए, P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S, ये एक ही बात है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 2 रेजिस्टेंसेस के रेशियो जो है हमेशा दूसरे 2 रेजिस्टेंसेस के रेशियो के इक्वल होंगे। मतलब ये एक अरेंजमेंट है 4 रेजिस्टेंस का। जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तो हमेशा रेजिस्टेंसेस के रेशियो इक्वल कंडीशन में आ जाएंगे। इसी को हमने बोला है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको डिस्कवर किया था चार्ल्स व्हीटस्टोन ने, मतलब इसको मॉडिफाई किया था, लेकिन डिस्कवर किया था इसको सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने। ठीक, तो इसको प्रूफ करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, हम पहले बात करेंगे इन बैलेंस कंडीशन। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। ये बात हम याद रखेंगे क्योंकि हमने पढ़ा है प्रिंसिपल क्या है इसका, किरचॉफ्स लॉ। ठीक, तो यहाँ पर जरा देख लेते हैं कि किस तरह से हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे किरचॉफ्स लॉ के बेसिस पर। जैसा कि किरचॉफ्स लॉ ने पहले बताया था कि किसी भी जंक्शन पर जितना करंट पहुंचता है जो उतना ही करंट उस जंक्शन को लीव भी करता है। इस रूल का नाम था जंक्शन रूल। तो देखें, सपोज करते हैं कि इस बैटरी से करंट निकलता है I, तो ये करंट 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, I1 और I2 में, 2 आर्म्स में चला जाता है। पहला आर्म है हमारे पास AB जिसमें करंट गया I1, दूसरा आर्म है हमारे पास AC जिसमें करंट गया I2। ठीक, तो मतलब रेजिस्टेंस P के पास करंट गया I1, रेजिस्टेंस Q के पास गया करंट I2। देन आगे देखा हमने कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हमारे पास गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है बीच में। तो कुछ करंट हमारे पास गैल्वेनोमीटर के पास पहुंचा, जिसको हमने बोल दिया IG नाम से रिप्रेजेंट किया उसको, और कुछ करंट हमारे पास पहुंचा रेजिस्टेंस R के पास। तो अगर I1 इधर है और IG इधर है तो कुछ रिमेनिंग करंट, जैसा कि हमने पढ़ा है लूप रूल कि जितना करंट जंक्शन में एंटर करेगा उतना ही करंट जंक्शन को लीव करेगा। तो अगर IG गैल्वेनोमीटर के पास पहुंचता है तो रिमेनिंग करंट बचता है हमारे पास I1 माइनस IG, और रेजिस्टेंस कितना है R, वैल्यू देख ली। नेट उसके बाद देखते हैं जो करंट जो इस लूप से जो इस आर्म से गया था AC से, करंट कितना गया था I2,
मतलब क्यू के पास करंट कितना गया था I2, इधर से देखा गैल्वेनोमीटर के पास से करंट IG लौट कर आया, तो IG और I2 एक जंक्शन पर पहुंच रहे हैं और एक जंक्शन पर ऐड हो जाएंगे, कितना करंट लीव हो जाएगा I2 प्लस IG। इसका मतलब S के पास कितना करंट पहुंचेगा I2 प्लस IG करंट पहुंच जाएगा, I2 प्लस IG पहुंच जाएगा S के पास, और I1 माइनस IG पहुंच जाएगा R के पास, I1 पहुंच जाएगा P के पास और I2 पहुंच जाएगा Q के पास। ये बात हमको समझ में आ गई कि हमारे पास हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। ठीक, अब जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है जो कि लूप रूल है, वो ये कहता है कि किसी भी लूप के अंदर करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई हमेशा जीरो के इक्वल हो जाएगा। किसी लूप के अंदर करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई जीरो के इक्वल, या कह सकते हैं करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई उसके ईएमएफ के इक्वल, या बैटरी के ईएमएफ के इक्वल, या पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा, जैसे उसको बोल दिया गया। तो देखिए हमने पहला लूप ले लिया ABC, पहला लूप है ABC और A, ये लूप 1 ले लिया हमने पहला लूप। तो हमने देखा कि करंट I1 का मल्टीप्लाई होता है P से, मतलब I1 into P, देन करंट किधर गया था IG से G के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, G इज द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर के पास भी कुछ रेजिस्टेंस है, लेकिन वो रेजिस्टेंस बहुत कम होगा क्योंकि गैल्वेनोमीटर को बैलेंस के लिए करने के लिए यूज किया गया है, एक डिवाइस के तौर पे यूज किया गया है। तो हमने बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करी है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में याद रखेंगे फिर से कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन क्या शो करेगा, नल डिफ्लेक्शन शो करता है, और जब वो नल डिफ्लेक्शन शो करता है इसका मतलब है कि IG की वैल्यू जीरो हो जाएगी, उसके पास कोई करंट नहीं आ पा रहा है, नल डिफ्लेक्शन है। तो हमने लेट कर लिया उसके पास करंट कितना है IG, तो IG into G। अब ये दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए I2 into Q। तो देखते हैं I1 और IG का डायरेक्शन एक जैसा है, इसका मैंने लूप बना लिया है, एक पाथ बना लिया है, लेकिन I2 का डायरेक्शन अलग है, जो दूसरे ACR में करंट जा रहा है। हमने बोला I1 into P प्लस IG into G, लेकिन यहाँ माइनस लगाया क्योंकि I2 का डायरेक्शन I1 वाले डायरेक्शन से बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए साइन लगा दिया माइनस का। तो I2 into Q इज इक्वल टू 0। अगर हम इसमें बात बता देते हैं कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तो इसका मतलब ये होगा कि गैल्वेनोमीटर के पास किसी प्रकार का करंट नहीं पहुंचा होगा, उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, इस लूप के अंदर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ये कहेंगे गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ना वो राइट डिफ्लेक्शन शो करेगा ना लेफ्ट डिफ्लेक्शन शो करेगा, इसका मतलब वो बैलेंस कंडीशन में उसके पास बिल्कुल भी करंट नहीं है उस वक्त। तो हमने बोला IG की वैल्यू कितनी हो जाएगी उस कंडीशन में, 0। देन I1P और IG की जगह पर 0 कर देंगे तो बचेगा क्या, I2 into Q is equal to 0। therefore I1 into P is equal to I2 into Q। तो P upon Q is equal to कितना होता है, I2 upon I1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, A नाम दे दिया इक्वेशन। देन दूसरा लूप देख लेते हैं, हमारे पास जो दूसरा लूप है BCDB, दूसरा लूप हमारे पास है BCDB। तो हमने देखा BC जो R में उसमें करंट कितना जा रहा है IG, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है G से। दूसरा करंट जा रहा है I2 प्लस IG, वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है S से, तो ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि I1 माइनस IG ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखते हैं हम I1 माइनस IG इंटू R, देखें I1 माइनस IG इंटू R। अब ये IG वाला करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम साइन क्या लगा देते हैं, माइनस का लगा देते हैं, बोलते हैं IG इंटू G प्लस I2 प्लस IG इंटू S। ये एक साथ है, एक ही डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे प्लस लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, इक्वल टू 0। बैलेंस कंडीशन में IG की वैल्यू कितनी होगी, 0, मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी करंट नहीं होगा। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन में लूप का ओवरऑल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपने बोला I1 into R is equal to I2 into S is equal to 0। I1 into R दूसरे तरफ भेजते हैं I2 into S, तो R upon S की वैल्यू कितनी बनती है, I2 upon I1। ये वैल्यू हमारे पास R upon S की बन गई, और P upon QB किसके इक्वल हो रहा है, I2 upon I1। इसको ये इक्वेशन नाम दे दिया था, इसको B इक्वेशन। हमने बोला फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, और हमको क्या मिलता है कि P upon Q इज इक्वल टू हो जाता है R upon S के, जो कि I2 upon I1 के इक्वल है। therefore P upon Q is equal to the R upon S, मतलब रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल। बात आती है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज के क्या बेनिफिट्स हैं, हम क्यों पढ़े हैं इस व्हीटस्टोन ब्रिज को। तो बात समझिए, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो एक अरेंजमेंट है, जैसा कि बताया कि 4 रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट है, और इससे एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी मिल जाएगी। जो हमारे हेवी रेजिस्टेंसेस हैं उसके लिए उसमें हमको
ज्यादा एक्यूरेसी मिल जाएगी और हम अननोन रेजिस्टेंस को आसानी से फाइंड कर लेंगे। लेकिन जहां पर हमारे स्मॉल रेजिस्टेंस हैं उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें केल्विन ब्रिज होता है, उसको इसके बारे में पढ़ेंगे और जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू को। ठीक, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, टॉपिक को दोबारा से समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज का एक अरेंजमेंट है 4 रेजिस्टेंस का। जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा तो रेजिस्टेंसेस के रेशियो हमेशा आपस में इक्वल होंगे। ठीक, प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, किरचॉफ लॉ पर बेस्ड है। किरचॉफ के दो लॉस थे। पहला रूल था किरचॉफ का जंक्शन रूल कि द टोटल करंट एंटरिंग एट अ जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग दैट जंक्शन। जितना करंट एक जंक्शन पर पहुंचता है उतना ही करंट उस जंक्शन को लीव भी करता है। देन दूसरा रूल था लूप रूल, मतलब एक करंट और रेजिस्टेंस एक क्लोज लूप के अंदर वो इक्वल टू जीरो होंगे, या ये बोल सकते हैं करंट और रेजिस्टेंस जितने भी उनके मल्टीपल करके उनका सम कर देंगे तो या वो उसके ईएमएफ के इक्वल होंगे, जो उसमें बैटरी लगा हुआ होगा उसके इक्वल होंगे। ठीक, तो हमने पहला लूप ले लिया। पहले लूप में हमने देखा वैल्यू निकाल के, तो हमको मिला P अपॉन Q इज इक्वल टू I2 अपॉन I1, क्योंकि IG की वैल्यू यहाँ पर जीरो हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा एट बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन वो कंडीशन है जब दोनों आर्म्स के पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे, दोनों आर्म्स सेम पोटेंशियल शो कर लेंगे, दोनों आर्म्स के पास एक ही जैसे पोटेंशियल हो जाएंगे, एक ही वैल्यू पोटेंशियल हो जाएंगे। उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर का जो निडल होगा वो जीरो पर होगा, नल डिफ्लेक्शन करेगा, ना वो लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन करेगा ना राइट साइड डिफ्लेक्शन करेगा। ठीक, दूसरा रूप ले लेते हैं, उसमें भी हमने वैल्यू निकाली और हमने कैलकुलेट किया R/S इज इक्वल टू I2 अपॉन I1 और देन लास्ट में से हमने कंपेयर किया है, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R/S I2 अपॉन I1 के इक्वल बन गया। तो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है P अपॉन Q इज इक्वल टू R/S, या फिर इसको और भी लिख सकते हैं जैसा हमने लिखा है P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S। कैसे भी लिख सकते हैं इसको, इससे हमारा ये प्रूव हो जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशन के बारे में, जो कि इसका एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज के बारे में, मीटर ब्रिज। ठीक, थैंक यू।